गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम जो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री पढ़ाने से पहले लास्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा अकाउंटिंग इक्वेशन, उस अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारे अकाउंटिंग के प्रोसेस में कोई लेना देना नहीं है। तो सर अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है? तो देखो, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं ना, हिसाब किताब कर रहे हैं तो फिर वो जो भी हिसाब बनेगा एट द एंड, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमने ग्रो किया कि हम और डाउन चले गए। समझे कि नहीं? आप हिसाब किताब क्यों करते हो? आप खुद ही सोचो, मैं सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड क्यों करूँगा? इतनी पूरी एक्टिविटी कंडक्ट करूँगा, उसका कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ना, ताकि मुझे ये पता पड़े कि जो मैं बिज़नेस रन कर रहा हूँ उस बिज़नेस को रन करने के बाद मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मैंने जो पैसा लगाया था वो पैसा बढ़ रहा है कि और उल्टा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसके बेसिस पे अब मैं क्या लूँगा, डिसीजंस लूँगा कि आगे मुझे बिजनेस और किस तरीके से करना चाहिए। तो ये जो अकाउंटिंग मैं कर रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। 4 से 5 इसके स्टेजेस होती हैं कि पहले स्टेज 1, फिर यहाँ से डेटा प्रोसेस होगा तो स्टेज 2, फिर डेटा प्रोसेस होगा तो स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। अब इस पूरे प्रोसेस में अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई रोल नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन तो एक बार पढ़ा दिया 11th में, इसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ाया जाएगा, ज़िंदगी में उसको कोई काम नहीं आएगा। ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक छोटे से एस्पेक्ट को सिखाने के लिए था कि आप कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना कर लो, देयर विल बी ऑलवेज असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। इस चीज़ के लिए एक चैप्टर पढ़ाया गया। अब उस चैप्टर का कोई काम नहीं है, अब हम बिल्कुल नए तरीके से नई चीज़ पढ़ेंगे। हेलो, लास्ट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। अब से इस कंसेप्ट का भी कोई रोल नहीं रहेगा। अब हम प्योरली अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं कि अकाउंट्स कैसे करी जाती है, हिसाब किताब कैसे रखा जाता है। तो हमने कहा था कि देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि मैंने एक शोरूम ख़रीदा, इसको मैनेजर बनाया, मैंने हिसाब मांगा तो ये बोलता है मेरे को आज का ही याद है, कल का भी याद नहीं है। तो एक बात सिद्ध हुई कि आपको अकाउंटिंग में क्या करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो ये है अकाउंटिंग की पहली स्टेज कि पहले आपको जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और वो ट्रांजेक्शन्स जिस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं उस बुक का नाम है जर्नल बुक। जिस बुक्स में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे उसको बोलते हैं जर्नल बुक। पूरी अकाउंटिंग में मैं आपको 6 से 7 तरीके की अलग अलग बुक्स बनाना सिखाऊंगा। अभी हम पहली वाली बुक सीख रहे हैं, जर्नल बुक। इस जर्नल बुक के अंदर जब मैं ट्रांजेक्शन्स को 1 बाय 1 रिकॉर्ड करूंगा, तो रिकॉर्डिंग करना मतलब एंट्री पास करना, तो उसको अपन बोलते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, तो आज उसका फॉर्मेट सीखना है अपन को। इंग्लिश वाली मैडम लेटर राइटिंग सिखाई, क्या बोला? देखो ये लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने कहा तेल लेंगे मार्क्स। अकाउंटिंग में जो फॉर्मेट है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये रहा जर्नल बुक का फॉर्मेट। इसमें टोटल 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट, डेट का कॉलम कि ट्रांजेक्शन कौन सी डेट पे हुआ है, ये आपको लिखना पड़ेगा। सेकेंड है पर्टिकुलर्स, गुरदीप ढंग से देख ले। अगला है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेल्स। हमने ये पढ़ के आए हम पिछले वाले चैप्टर में कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, तो वो 2 इफेक्ट क्या हुए वो आपको इस वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड है एलएफ।
LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। क्या मतलब होता है इसका? LEDGERFOLIO। अभी मैं आपको पहली बुक सिखा रहा हूं, कौन सी है वो? जर्नल। जब ये सीख जाओगे तो दूसरी बुक जो हमें सीखनी है वो क्या है? लेजर। अब होता क्या है, आपने मशीनरी देखी, कोई बड़ी सी मशीनरी? कभी भी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कभी आपने विजिट किया है? या फिर आपने वो डिस्कवरी वगैरह में हाउ डू दे डू इट की वीडियोस आती है, यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि प्रोडक्ट एक मशीन से चलता है, चलते चलते दूसरी मशीन से, तीसरी मशीन से प्रोसेस होते होते फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। सेम तरीके से हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है ना, वो एक अकाउंटिंग मशीनरी के नाम से इधर से डेटा इनफ्लो होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस होगा और फाइनली निकलेगा उसका रिजल्ट। ठीक है ना? तो इसमें जो पहली स्टेज है वो क्या है? जर्नल। सेकेंड स्टेज जो है वो क्या है? लेजर। अब ये मैं प्रोसेस की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जितना भी डेटा आपका इस बुक में रिकॉर्ड हुआ है वो सारा डेटा यहाँ से प्रोसेस होके कहाँ पर निकलेगा? लेजर में जाएगा। इट मीन्स अगर यहाँ पे 100 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं तो वो सारे के सारे 100 ट्रांजेक्शन आपको इस बुक में भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अगर यहाँ लेजर में अगर एक भी ट्रांजेक्शन रह गया तो वापस से आपका हिसाब बराबर नहीं हो पाएगा, है ना? अब मान लो यार मैं तो इंसान हूँ ना, गलती कौन करता है? इंसान। तो अब आप किसी की भी दुकान पे जाओ, जिससे आप नॉर्मल राशन खरीदते हो मोहल्ले की, उस दुकान में जाओ। उस दुकान में एक मालिक, 3-4 नौकर होंगे और दिन भर कस्टमर चढ़ते उतरते होंगे, है ना? तो सोचो एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन हो जाते होंगे? परचेज सेल के कितने ट्रांजैक्शन हो जाते होंगे, है ना? और साल भर में कितने ट्रांजैक्शन हो जाते होंगे? अब ये सारे ट्रांजैक्शन हमें एज अ अकाउंटेंट क्या करने हैं? रिकॉर्ड करने हैं। आप यूँ कहो कि साल भर में मुझसे एक भी गलती नहीं होगी, पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो मतलब गलती होना तो सौभाग्य है। अब एक बात बताओ, आपने साल भर अकाउंटिंग करी और एट द एंड ऑफ द ईयर आपका हिसाब बराबर नहीं हो पा रहा, मतलब हिसाब बराबर नहीं हो पा रहा, मतलब कोई ना कोई क्या है? गलती है बीच में। अब वो गलती आपको ढूंढनी पड़ेगी कि गलती कहाँ है। भाई साहब अब गलती ढूंढनी है तो ये दोनों बुक इतनी मोटी किताबें होती हैं। जब इसमें हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो जितनी बड़ी आपकी DQL है इतनी मोटी ये बुक बन जाती है। अब इस पूरी बुक में गलती ढूंढना कितनी मेहनत का काम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? घास के बोरे में से सुई ढूंढने बराबर हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक बुक में दूसरे बुक का फोलियो मतलब पेज नंबर, फोलियो मतलब पेज नंबर, एक बुक के अंदर दूसरी बुक का पेज नंबर डाल देते हैं, ताकि मुझे ये मैंने जो ट्रांजैक्शन अभी रिकॉर्ड किया है ये ट्रांजैक्शन मुझे लेजर की बुक में ढूंढना हो तो ये रहा लेजर का पेज नंबर 1, पेज नंबर 15। ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है? पेज नंबर 1 पे। वहाँ जाके चेक कर लो कि यहाँ से बिल्कुल सही वहाँ रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई। दूसरी वाली बात कहाँ लिखी हुई है? पेज नंबर 15 पे। तो चेक कर लो कि ये जो बात यहाँ रिकॉर्ड हुई है बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सही वहाँ रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई। और जब मैं आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा तो उसमें एक कॉलम डलाऊंगा JF मतलब जर्नल फोलियो, ताकि कभी मुझे अगर डेटा उस बुक से इस बुक में आइडेंटिफाई करना हो तो इस वाली बुक में भी इस बुक का क्या है? पेज नंबर, ताकि क्रॉस रेफरेंस इजीली मैं क्या कर सकूं? चेक कर सकूं, हिसाब बराबर कर सकूं। ठीक है, ये तो हुआ प्रैक्टिकली इस कॉलम का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये हमें गलतियां ढूंढने में हेल्प करता है, और गलतियां नहीं मिलेगी तो हमारी तो पूरी करी कराई मेहनत पे क्या पड़ जाएगा? पानी फिर जाएगा। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एकेडमिक वर्ल्ड में तो किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि यार ये दोनों चैप्टर अलग अलग हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो जर्नल का आएगा, लेजर तो हम बना ही नहीं रहे, तो लेजर हम बना ही नहीं रहे तो उसका पेज नंबर कहाँ से लाएंगे? और अगर क्वेश्चन लेजर का आया तो हम तो सिर्फ लेजर बना रहे, जर्नल तो हम बना ही नहीं रहे, तो जब जर्नल बना ही नहीं रहे तो पेज नंबर कहाँ से लाएंगे? तो ये वाला कॉलम है ना, हमेशा क्या रहेगा? खाली, हमेशा खाली रहेगा। अब कोई कहे सर खाली छोड़ना है तो बनाओ ही क्यों? तो वापस इंग्लिश वाली मैडम, ये तो क्या है? फॉर्मेट है, रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। 2 कॉलम अगले, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। जो चीज़ डेबिट होगी उसका अमाउंट इधर लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है। जो चीज़ क्रेडिट होगी उसका अमाउंट इस कॉलम में लिखेंगे। डन। हर ट्रांजेक्शन के बाद डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? 5 कॉलम कौन कौन से? पहला डेट, दूसरा उस ट्रांजेक्शन की वजह से क्या चेंज आया, LF खाली, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब 1 बाय 1 कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल,
कि मैं 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद के लाया। कितने का फर्नीचर खरीद के लाया मैं कहता हूँ हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट। तो इस ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट क्या है, याद है किसी को? फर्नीचर आया और पैसा गया। डेट क्वेश्चन में गिवन होगी कि कौन सी डेट को आप परचेज करके लाए। एग्जाम्पल मानते हैं कि हम परचेज करके लाए 1 जनवरी 2023। डेट लिखने के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, DD MM YY, DD MMM YY YY, कैसे भी लिख सकते हो। सेम चीज़ को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 01 01 और 23। आपकी मर्जी, आप कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना चाहते हो। एक बार जो फॉर्मेट फॉलो करो, पूरे क्वेश्चन में उसी फॉर्मेट से लिखना। तुम्हारे बाप का राज नहीं चल रहा कि 1 जनवरी तो ऐसे लिख दो और 5 जनवरी ऐसे लिख दो, वो नहीं होगा। 5 जनवरी भी कैसे लिखना पड़ेगा फिर आपको, 05/01/23। डन? समझे कि नहीं समझे? तो कोई बहुत बड़ी बात है क्या डेट लिखना? क्वेश्चन में गिवन होगी, यहाँ पे चिपकाना है, बस कॉपी पेस्ट करना है। मतलब इस वाले कॉलम में तो मुझे कुछ सिखाना ही नहीं। क्वेश्चन में जो डेट लिखी है वही डेट यहाँ पे चिपका देनी। अगला है पर्टिकुलर्स। बेटा ये वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी मेहनत करेंगे, जो भी सीखेंगे, वो इसी कॉलम में सीखेंगे। अब इस कॉलम के इफेक्ट देने के लिए डिटेल्स है ना, ये आप फर्नीचर खरीद के लाए, ट्रांजैक्शन हुआ, 2 इफेक्ट हुए, 2 इफेक्ट क्या हुए यहाँ लिखना है। अब इस इफेक्ट को देने के लिए आपको मेरी वो टेबल याद होनी चाहिए, सन ऑफ अकाउंटिंग वाली। याद है कि नहीं है? प्रियांश तूने पढ़ी है ये टेबल? इसमें एक बात मैंने याद कराई थी, वो क्या है? पहली वाली बात कि असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। बस इतना सा याद रखना है। असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज होगा तो असेट एंड लायबिलिटी दोनों आपस में क्या है? अपोजिट। असेट इंक्रीज होगा पे डेबिट है तो लायबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट तो डिक्रीज पे डेबिट। लायबिलिटी और इनकम के तो सेम रूल होते हैं ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी इनकम भी किस में कन्वर्ट हो जाती है? लायबिलिटी में। इसलिए दोनों के रूल सेम रखे जाते हैं। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट तो इनकम भी इंक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट तो डिक्रीज पे डेबिट। डन? फिर से अपोजिट हो जाएगा। सर इनकम और एक्सपेंस अपोजिट है तो यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। तो बेटा ये टेबल तो आपको याद होनी चाहिए। इसमें एक ही बात याद रखनी, क्या? असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। डन? अब देखो मैं कह रहा हूँ मैं फर्नीचर खरीद के लाया। गुरदीप कह रहा है 2 इफेक्ट क्या हुए? एक हाथ फर्नीचर आया, दूसरे हाथ आपके पास से क्या गया? कैश। आप एक बात समझो, फर्नीचर क्या है मेरे लिए? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस। असेट आज है तो अगले साल तक पैसा कमाने में मदद करेगा ना, असेट है। फर्नीचर आया मतलब असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, राइटिंग के लिए आई एम सॉरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये तो हुआ एक इफेक्ट, फर्नीचर आया, असेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट। दूसरा इफेक्ट क्या था बेटा? कैश गया। अब जो कैश गया मेरे पास से, कैश क्या है मेरे लिए? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस। कैश भी क्या है मेरे लिए? असेट। सर एक हाथ एक असेट आया तो दूसरा वाला असेट गया, तो कैश नाम का असेट मेरा डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट। तो उसको कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना, यहाँ लिखूंगा मैं टू कैश अकाउंट। डन? मान लो 1 लाख का फर्नीचर खरीद के लाया हूं, तो फर्नीचर कितने का आया? 1 लाख का। फर्नीचर हो रहा है डेबिट, तो उसके सामने डेबिट के कॉलम में कितना लिख दूंगा मैं? 1 लाख। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो उसके सामने क्रेडिट के कॉलम में क्या लिख दूंगा मैं? 1 लाख। ठीक है ना? सिंपल है कि नहीं है? और फिर यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा सिंपल अंग्रेजी में, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। डन? और यहां पे हो गया मेरा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अभी जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उतना समझ में आ रहा है? तो यह देखो, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, ये वाला कॉलम खाली, और क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई होगी परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹1 लाख। क्वेश्चन पता है कैसा आएगा? क्वेश्चन भी दिखा दूं मैं आपको। क्वेश्चन आएगा कि 1 जनवरी 23 परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, सामने लिखा हुआ होगा 1 लाख। अब देखो ना, ये क्वेश्चन है तो डेट कॉपी कर रहा हूँ, अमाउंट भी क्या करूँगा? कॉपी। तो यार यहाँ देखो, अमाउंट कॉपी कर रहा हूँ तो फर्नीचर भी 1 लाख से डेबिट होगा,
तो डेबिट के कॉलम में भी कितना आएगा 1 लाख, कैश भी कितना जाएगा 1 लाख, तो क्रेडिट के कॉलम में भी कितना आएगा 1 लाख, तो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट तो हो ही जाएगा ना, है कि नहीं। तो इसमें समझाया क्या मैंने, ये अमाउंट तो क्वेश्चन में ही गिवन था, डेबिट में भी 1 लाख, क्रेडिट में भी 1 लाख, जो कुछ भी समझाना है वो कहाँ समझाना है, डिटेल्स के कॉलम में। और उसमें भी जो काम आएगा वो क्या है, ये टेबल। तो टेबल से आप डेबिट क्रेडिट तो कर दोगे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है ना आपका, तो लिखना सीखो। देखो ये कैसे पुट किया जाता है ये समझो। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे। जो भी चीज़ डेबिट होगी वो ऊपर, जो चीज़ क्रेडिट होगी वो नीचे। कल को हमारा जग्गू हमसे यूँ पूछे सर फर्नीचर हमेशा ऊपर ही रहेगा क्या, नहीं भाई, इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर क्या हो रहा है, डेबिट, इसलिए ऊपर रखा है। कल को किसी ट्रांजेक्शन की वजह से फर्नीचर अगर क्रेडिट हो रहा होगा तो फिर फर्नीचर कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि रूल क्या है, डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे। दूसरा रूल कि डेबिट हमेशा स्टार्ट होगा कॉर्नर से और क्रेडिट स्टार्ट होगा 1 फिंगर स्पेस से। डेबिट कॉर्नर से, क्रेडिट 1 फिंगर स्पेस से। कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ से लिखेंगे टू कैश अकाउंट, तो ऐसा नहीं करना। 1 फिंगर स्पेस मतलब 1 फिंगर स्पेस टू कैश अकाउंट। क्लियर। डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे, डेबिट कॉर्नर से, क्रेडिट 1 फिंगर स्पेस से। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, डेबिट के पीछे आएगा डीआर। डीआर स्टैंड्स फॉर डेबिट, मतलब आप चाहते तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट यहाँ भी लिख सकते थे, डीआर यहाँ भी लिख सकते थे, पर हमारा ट्रांजेक्शन साफ सुथरा दिखे और बुक का हम मेथड फॉलो करते हैं तो इस डीआर को इस वाली लाइन से चिपका के लिखते हैं। हर बार डीआर कहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ पे। तो डेबिट के पीछे डीआर, क्रेडिट के आगे 2। क्रेडिट के पीछे सीआर नहीं लगा, क्या लिखते हैं आगे 2। और बोला कैसे जाता है ये, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ बेवकूफ बच्चे बोलेंगे फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, हाँ डीआर वीआर बोलना नहीं, डीआर लिखना है। बोलोगे तो क्या पूरा डेबिट बोलोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डन। डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे, डेबिट कॉर्नर से, क्रेडिट 1 फिंगर स्पेस से, डेबिट के पीछे डीआर, क्रेडिट के आगे 2। अगला देखो नरेशन। अब वो हमारा गुरदीप यही तो बोल रहा था कब से, अरे इसमें भी क्या नया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, नरेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, ये जो मैंने लिखा इसको बोलते हैं अपन नरेशन। नरेशन मतलब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब अब सारे ही थोड़ी कॉमर्स के होंगे, सबको थोड़ी ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट समझ में आता होगा। आप इस बिल्डिंग में जो भी आ रहा है कॉमर्स पढ़ने, आपसे थोड़ा बड़ा है, पढ़ चुका है, तो आप उसको यूँ बोलो बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट का मतलब, तो वो साफ समझ जाएगा। फर्नीचर आपने डेबिट कर रखा है, फर्नीचर असेट है, मतलब तुम वो लेके आए हो, असेट की वैल्यू बढ़ गई इसलिए तुमने डेबिट किया है। कैश तुम्हारे पास से गया है तो कैश तुम्हारे लिए असेट था, गया इसलिए आपने क्रेडिट कर दिया। तो कोई भी आप डायरेक्टली एंट्री बोलोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश का मतलब क्या हुआ, सब बोल देंगे कि आपने फर्नीचर क्या करा है, परचेज किया है। लेकिन इस बिल्डिंग के बाहर जाके ये एंट्री बोलोगे, पापा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बताओ क्या हुआ। ओके मेरे को क्या मालूम क्या हुआ, इतना पढ़ा लिखा होता तेरे को पढ़ाने भेजता क्या मैं, है कि नहीं। तो उनको समझ में नहीं आएगी, जो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है उनको समझ में नहीं आएगी। तो क्या कॉमर्स वाले ही बिजनेस कर रहे हैं क्या, सिर्फ बिजनेस तो पूरी दुनिया कर रही है, हिसाब तो हर कोई रखता है। तो अब अपन ने अकाउंटिंग तो कर ली, लेकिन जिसके लिए करी उस बेवकूफ़ को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो उसकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए अपन यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये एंट्री क्यों हुई। अब नरेशन कैसे लिखना होता है कि जो क्वेश्चन में आपको ट्रांजेक्शन गिवन है उसको इन योर ओन वर्ड्स अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ के लिखना होता है। लेकिन सर हमारे खुद के वर्ड्स तो बहुत बेकार हैं, हमसे तो ये तोड़ा और मरोड़ा नहीं जाएगा, तो तुम डिट्टो भी लिख सकते हो, डिट्टो कॉपी। कोई चेक नहीं करेगा कि आपने क्या लिखा है, पर हर कोई चेक करेगा कि आपने नरेशन लिखा है कि नहीं लिखा है। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही के वही लाइन यहाँ पे क्या कर देनी है, आपको चिपका देनी है। समझे कि नहीं। अब देखो ये एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ ना, अब इसमें ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, डेट कॉपी हो रही है, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं। नरेशन भी एट द एंड मैंने बोल दिया, तुम तुम्हारी लैंग्वेज में लिख सको तो ठीक है, नहीं तो ये भी क्या हो रहा है, कॉपी, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। एलएफ का कॉलम खाली, अमाउंट का कॉलम
कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? तो साला समझने लायक, सीखने लायक बचा ही क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, और क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये हमें कौन समझाएगा? वो सन ऑफ अकाउंटिंग, कि असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट एंड वाइस वर्सा वाइस वर्सा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ, एक एंट्री हुई, एक और एंट्री सिखा दूँ? हाँ, ये आपने जो अमाउंट लिखा है, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट में थोड़ा सा स्पेस दिया है, इसको कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर प्रॉपरली लिखना चाहूँगा तो मैं ये लिखूँगा, हमेशा कॉर्नर से लिखते हैं अपन, ठीक है? मतलब तू यूँ कह रहा है ना ये स्पेस काय को दिया है, ये मैं इसको यहाँ पे चिपका के लिखूँगा, ये वाला स्पेस, हाँ ये तो दूंगा ही दूंगा ना यार। खाली क्यों? यूँ समझो, डेबिट के कॉलम में अमाउंट डेबिट के सामने ही आएगा ना, क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट क्रेडिट के सामने आएगा। पहले डेबिट होता है तो अमाउंट पहले किसका लिखेंगे? डेबिट का। क्रेडिट नीचे आता है तो क्रेडिट का अमाउंट कहाँ आएगा? नीचे आएगा। मतलब मेरे से गलती हो गई, हर क्लास में बताता हूँ, तुम्हारी क्लास में टाइम बचाने के लिए नहीं बताया। ये अमाउंट हमेशा एक यहाँ, एक ऐसे और एक ऐसे आए, कभी भी ये अमाउंट दोनों एक साथ नहीं आएंगे। दोनों इधर आ गए या दोनों इधर आ गए, या फिर ये पहले ऊपर पहले क्रेडिट लिख दिया और फिर डेबिट लिख दिया, या ये दोनों आमने सामने आ गए, कभी भी पॉसिबल नहीं। डेबिट ऊपर, क्रेडिट नीचे। समझे कि नहीं समझे? डन। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज मुझे आपको सिखानी है, कुछ नहीं एक सिखा देता हूँ ताकि हमें आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हेल्प मिले। हम अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स परचेज और सेल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जब मैं गुड्स परचेज करके ला रहा था तो मैं किस चीज़ में प्लस माइनस कर रहा था? स्टॉक में। याद आया कि नहीं आया? असेट का नाम क्या लिख रहा था मैं? स्टॉक। अब आपको ये नाम यूज़ नहीं करना। गुड्स कौन होते हैं? तो प्रयास के लिए समझा दें अपन। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स। तो गुड्स की डेफिनेशन है द थिंग इन विच यू डील्स विद। गुड्स मतलब वो चीज़ें जिसमें आप डील करते हो, जिसका आप व्यापार करते हो। इसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। मतलब जिस चीज़ का आप ट्रेड, जिस चीज़ का आप व्यापार करते हो, जिस चीज़ आप क्या ट्रेडिंग करते हो, मतलब जो चीज़ आप परचेज ही क्यों करके लाए हो? सेल करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, मैं ये फर्नीचर बेचने के लिए लाया हूँ क्या? तो फिर ये मेरे लिए गुड्स नहीं है। लेकिन कोई फर्नीचर का व्यापारी हो, वो फर्नीचर क्यों खरीदता है? बेचने के लिए। तो वो जब ये टेबल चेयर खरीद के लाएगा तो वो ये नहीं कहेगा परचेज फर्नीचर, वो क्या कहेगा? परचेज गुड्स। समझे कि नहीं? स्टेशनरी खरीद के लाया मैं इस स्टेशनरी को बेचने के लिए लाया क्या? नहीं। लेकिन नीचे स्टेशनरी की दुकान है, वो लोग क्यों लाते हैं स्टेशनरी? बेचने के लिए। तो जब मैं स्टेशनरी खरीद के लाऊंगा मैं कहूँगा परचेज स्टेशनरी, लेकिन वो लोग खरीदेंगे तो क्या कहेंगे? परचेज गुड्स। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी चीज़ जिसमें आप डील करते हो। अब एक लाइन सुनना, याद रखना, अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग ऐसा सिस्टम है जो आपको चीज़ों के बारे में क्या करता है? इन्फॉर्म करता है। इन्फॉर्म ही करा ना कि ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ। नहीं तो अंधी में बिजनेस करे जा रहे हो क्या? पता ही नहीं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मेरे दोस्त के साथ हो गया था ऐसा। वो बिजनेस कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन हिसाब ही नहीं रखता था। 5 साल में बर्बाद हो गया, ख़त्म। इतना कर्जा हो गया उसके माथे, इतना कर्जा हो गया कि बिजनेस बंद करके दुबई भगना पड़ा उसको। क्यों? क्योंकि वो हिसाब तो रखता ही नहीं था। उसको उसके बिजनेस में पैसा बहुत ज़्यादा आते हुए दिखता था, तो उसने खर्चे बहुत सारे बढ़ा लिए, लेकिन ये हिसाब तो लगाया ही नहीं कि जो पैसा आ रहा है ये सब मेरा कमाया हुआ थोड़ी है, ये तो लागत भी है। धीरे 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 उसको कैपिटल ख़त्म होता गया, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा रह गए। मैं एग्जाम्पल लूँ कि 1 लाख रुपए में माल खरीदता, 1,10,000 रुपये में बेचता, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। उसको पर्सनल एक्सपेंस कितने करने चाहिए थे? 10 के। उसको तो क्या दिखता था? मेरे पास कितने रुपए हैं? 1,10,000 रुपये। तो 1,10,000 रुपये से कभी 50,000 उड़ा दे, कभी 60,000 रुपये उड़ा दे, आलीशान ज़िंदगी जीने लग गए, ख़त्म हो गया। पता ही नहीं पड़ा उसको कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। ठीक है? तो अकाउंटिंग क्यों करी जाती है? इट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको इन्फॉर्म करने के लिए। और मुझे अब इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्लीट,
कि साला जिस चीज़ का मैं व्यापार कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है। तो याद रखना, गुड्स अकाउंट करके कोई चीज़ नहीं होती, गुड्स अकाउंट करके कोई चीज़ नहीं होती। हमें पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप ये गुड्स लाए कितने में थे और सेल कितने में कर रहे हो। तो जब गुड्स परचेज करोगे तब लिखोगे आप परचेजेस अकाउंट, एस बी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखोगे? परचेजेस अकाउंट। और जब सेल करोगे तब लिखोगे सेल्स अकाउंट। समझे कि नहीं समझे? गुड्स अकाउंट नहीं होता, परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट, सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट। तो देखो मैं एक टैगलाइन बोलता हूँ जो आपको याद रखनी है। क्या? गुड्स परचेज करके लाओगे, क्या चीज़? गुड्स परचेज करके लाओगे तो अकाउंट कौन सा आएगा? परचेज अकाउंट। गुड्स के सिवा, प्रियांश, गुड्स के सिवा कोई और चीज़ परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा। एग्जाम्पल, परचेज गुड्स तो परचेजेस अकाउंट, परचेज फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट, परचेज गुड्स तो परचेजेस अकाउंट, परचेज बिल्डिंग तो बिल्डिंग अकाउंट, परचेज गुड्स तो परचेजेस अकाउंट, परचेज स्टेशनरी तो स्टेशनरी अकाउंट। आया कि नहीं आया समझ में? परचेजेस अकाउंट क्यों आता है? क्योंकि गुड्स परचेज करके लाए। बेवकूफ बच्चे क्या करते हैं? वो देखते हैं परचेज वर्ड को। मैंने बताया कि बेटा परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज गुड्स लिखा हुआ है तो परचेजेस अकाउंट आएगा। अब परचेज अकाउंट क्यों आया? क्योंकि गुड्स लिखा हुआ है। उनको देख के क्या लगता है परचेज अकाउंट क्यों आया? क्योंकि परचेज लिखा हुआ है। परचेज क्या कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है कौन सा अकाउंट आएगा। समझे कि नहीं? डन। अब एक और लास्ट बात, जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, जिस किसी भी सप्लायर से हम गुड्स परचेज करते हैं, तो कल अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा ना, क्या बोलते हैं उन सप्लायर्स को अपन जिनसे हम उधार में माल खरीद के लाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो हट, डेटर्स, हट, क्रेडिटर्स। बोला तो था। जिससे आप माल परचेज करके लाते हो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, और जिसको आप उधार में माल सोल्ड करते हो उसको बोलते हैं अपन डेटर्स। डेबिटर्स नहीं, डेटर्स। अब क्रेडिटर, कोई एक दुकानदार तो होगा नहीं जिससे उधार में माल खरीद के ला रहे। बहुत सारे दुकान, जितना बड़ा बिजनेस उतने सारे लोगों से हम उधार में खरीद कर। तो क्रेडिटर नहीं होते, क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। और एक कोई लाड़ साहब का बच्चा तो है नहीं जिसको हम उधार में माल बेचे जा रहे हैं। अगर हमारी उधार में बेचना आदत है तो कोई एक कस्टमर नहीं होगा, अनेक कस्टमर होंगे। तो डेटर भी नहीं होता, क्या होता है? डेटर्स होता है। तो अब जब इतने सारे क्रेडिटर हैं तो आपने अगर क्रेडिटर्स अकाउंट लिख दिया तो कैसे पता पड़ेगा कि जो पैसे देने हो किसको देने हैं? राम को देने हैं, श्याम को देने हैं, सोहन को देने हैं कि मोहन को देने? क्योंकि तो बहुत सारे होते हैं। और डेटर्स अकाउंट लिख दिया तो कैसे पता पड़ेगा किससे पैसे लेने हैं? अनिल से लेने, सुनील से लेने, रमिल से लेने, किससे लेने? पता नहीं पड़ेगा। तो इन क्रेडिटर और डेटर दोनों का अकाउंट इनके पर्सनल नेम से अकाउंट बनाया जाता है। जैसे सोहानी अकाउंट, भावेश अकाउंट, गुरदीप अकाउंट, जगजीत अकाउंट और प्रियांश अकाउंट। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सोहन अकाउंट और मोहन अकाउंट। ठीक है, दो चीज़ समझाएंगे। गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। परचेज करके लाओगे परचेज अकाउंट, सेल करोगे सेल्स अकाउंट। जिससे उधार में परचेज किया वो क्रेडिटर, जिसको उधार में सेल किया वो डेटर। क्रेडिटर नहीं होते, क्रेडिटर्स होते हैं। डेटर नहीं होते, डेटर्स होते हैं। इतने सारे होते हैं तो सबका अलग अलग अकाउंट बनता है उनके नाम से। क्लियर? बाय, टाटा, सी।